चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों? ये किस कारण होता है? दोनों समान होते हैं, द्रव्यमान परिवर्तन होता है, भार स्थित होता है, या फिर आपका द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन आपका होता है। देखिएगा किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान जो होता है क्या होता है? अस्थिर होता है, और जबकि जो भार होता है वो आपका क्या रहता है? भार आपका परिवर्तनीय आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मीटर, फैथोमीटर, समुद्री मील या फिर एंगस्ट्रॉम का? चलिए जल्दी से बताइएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एक फैथोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? भाई एक फैथोमीटर जो होता है वो आपका कितने के बराबर होता है? ये लगभग आपका 6 फीट के, किसके? 6 फीट के बराबर आपका होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि 1.828 मीटर के बराबर होता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? Which unit is used to measure distance in Asia? भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए जो है मैं आपके लिए जो है ठीक है, आपको चेहरा नहीं दिखेगा, यानी कैमरे से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस इन सिया? समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है आप किस चीज या किस यूनिट का इस्तेमाल करते हो? तो आप समुद्री मील, या फिर इसे सिंपल आप मील में क्या मील में क्या बताते हो? मील में आप बताते हो। तो क्या कहोगे सर? मील में मापी जाती है। समुद्र की जो गहराई होती है वो किसमें भाई? मील में। किसमें मापी जाती है? मील में आपकी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछ ले एक समुद्री मील जो है कितने के बराबर होती है? एक समुद्री मील जो है आपका भाई 1852 कितना? 1852 मीटर के बराबर आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10⁵ -5, 10⁻8 -5 10⁻8 मीटर, या फिर 10⁻12 मीटर के बराबर होती है। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है किसके बराबर होता है? बिल्कुल भाई एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पाउंड में कितने ग्राम आपका होता है? पाउंड जो है ये मेनली आपकी यूनिट होती है जो यूज की जाती है। कहां यूज की जाती है भाई? पाउंड जो यूनिट होती है ये आपकी यूज की जाती है आपके इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ये यूनिट यूज की जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कह सकते हो वहां से आपकी हुई थी। ठीक है, और एक पाउंड जो होता है कितने ग्राम के बराबर होता है? तो भाई 453, क्या 453.59 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैलन में कितने लीटर होता है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन ए 1 गैलन? 2.5 लीटर, 3.78 लीटर, 5 लीटर, या फिर 1.5 लीटर के बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक गैलन कितने के बराबर होता है? आप कहोगे 3.78 लीटर के बराबर होता है। हिंदी वाले भी क्या कर लीजिएगा भाई? करेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? साथ में आप जो है सही कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा भाई? सही आप कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सही आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपेक्षिक घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? क्या रिलेटिव डेंसिटी की SI यूनिट पूछी गई है? सापेक्षता के घनत्व। क्या सापेक्षता या सापेक्षिक सापेक्षिक घनत्व का SI मात्रक क्या होता है?
भाई इस पर कोई मात्रक नहीं होता, क्या नहीं होता, इसका मात्रक रहित होता है, इसकी कोई यूनिट होती रिलेटिव डेंसिटी की, क्या रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होती, सापेक्षिक घनत्व की कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चाल तथा वेग का एस आई मात्रक क्या होता है। What is the SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी? मीटर होगा, मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मीटर प्रति घंटा आपका होगा। चलिए अब जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए जी क्वेश्चन आपके सामने है तो जल्दी से करेक्ट आंसर आप भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होता है चाल तथा वेग का एस आई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई चाल तथा वेग का एस आई मात्रक कुछ होता है, क्या आपका होता है? बिल्कुल भाई यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहोगे गुरुदेव यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? और एक्सेलरेशन भाई पिछले साल 2 से 3 बार रिपीटेड हुआ था, साथ में नोट कर लीजिएगा। आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस, क्लर्क, एनए टेक्निकल, और साथ में आप जो है टीए आर्मी की भर्ती भी आपको जो है जून मंथ से आपकी स्टार्टिंग है, यानी आपका जो है अगर जून में होती है तो आपका जो है सितंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई क्या त्वरण या फिर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय संवेग का एस आई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ लाइनर मोमेंटम? चलिए जल्दी से बताइएगा रेखीय संवेग का एस आई मात्रक जो होता है क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। न्यूटन होगा, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, या जूल हो जाएगा? तो रेखीय संवेग का एस आई मात्रक जो होता है किलोग्राम। भाई क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एस आई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, वाट, न्यूटन, या फिर पास्कल? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। आपसे पूछा गया है बल का एस आई मात्रक क्या होता है, बताने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन 3 से बार पहले भी करवा चुका हूं, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बल का एस आई मात्रक होता है भाई न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन आपका होता है, या फिर आप कह सकते हो बल का एसआई मात्रक न्यूटन के साथ साथ जो है क्या होता है किलोग्राम। भाई क्या किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जो होता है किसकी यूनिट होती है? आपकी इसकी ही यूनिट आपकी होती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है आवेग जिसे इंपल्स कहते हैं, इसका एस आई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज दी एस आई यूनिट ऑफ इंपल्स? जूल होगा, न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन मीटर होगा, किलोग्राम सेकंड होगा, माफ करिएगा किलोग्राम पर सेकंड आपका होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा कि आवेग का एस आई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई आवेग का एस आई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी? न्यूटन, वाट, जूल, या फिर पास्कल? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई ऊर्जा का एस आई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, माफ करिए क्या होता है? जूल होता है, माफ करिएगा जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कार्य का एस आई मात्रक आपका क्या होता है? क्या पूछा है? व्हाट इज दी एस आई यूनिट ऑफ वर्क? जूल, वाट, न्यूटन, या फिर रेडियन? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि कार्य का एस आई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई कार्य का जो एस आई मात्रक होता है क्या होता है? आप कहोगे सर कार्य का
ऐसा मत, कोई भी कार्य करोगे, कोई भी वर्क आप करोगे जिसे आप जो है किस में माप सकते हो, आप कहोगे सर कार्य को जो है हम किस में माप सकते हैं, जूल में। किसमें? जूल में माप सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर में। किसमें? जूल या फिर किसमें माप सकते हैं भाई? किसमें भाई? न्यूटन मीटर में। किसमें? न्यूटन मीटर में माप सकते हैं। दोनों यूनिट क्या कर लीजिएगा, दोनों की दोनों यूनिट साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का क्या, एक सेकंड इसे छोटा ही कर लेता हूं, ठीक है, बड़ा बड़ा हो गया। चलिए शक्ति का एस आई मात्रक क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज दी एस आई यूनिट ऑफ पावर? ऑप्शन है आपके सामने, क्या जूल, न्यूटन, जूल प्रति सेकंड, या फिर वाट। भाई शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? दो यूनिट होती है जो आपको याद रखनी है। यहां से आपका क्या होगा, यहां से आपका होगा भाई वाट। क्या हो जाएगा? वाट जो होता है किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताइएगा भाई साहब, वाट किसका मात्रक होता है? आप कहोगे सर वाट जो होता है किसका? वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। और साथ में एक और यूनिट आपकी होती है किसकी? किसकी? शक्ति की ऐसा यूनिट होती है जूल प्रति सेकंड। क्या होती है? जूल प्रति सेकंड भी किसकी यूनिट होती है? आपकी भाई किसकी? शक्ति की मात्रक होती है। दोनों की दोनों यूनिट किसकी है? आप कहोगे सर दोनों ही यूनिट आपकी क्या है? करेक्ट है। और आपको क्या करके आना है? दोनों ही करेक्ट करके आना है, कि दोनों के एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि बल आघूर्ण क्या, बल आघूर्ण का एस आई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क? न्यूटन मीटर, जूल, न्यूटन सेकंड, या फिर वाट। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, बल आघूर्ण का आपसे क्या पूछा गया है? बल आघूर्ण क्या, बल आघूर्ण का आपसे एस आई यूनिट पूछी गई है, क्या होती है? न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर आपकी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एस आई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज दी एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एस आई यूनिट क्या होती है? जूल, पास्कल, न्यूटन मीटर, या फिर वाट। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, ताप का क्या पूछा गया है? एस आई मात्रक पूछा गया है, तो सिंपल आपको याद रखना है, पास्कल किसकी यूनिट होती है? बिल्कुल भाई पास्कल जो है यूनिट होती है ताप की। और एक और यूनिट याद रख सकते हो, कौन सी यूनिट याद रखनी है भाई? पास्कल से साथ साथ जो है आपको न्यूटन। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, ये भी किसकी यूनिट होती है? ये भी आपकी यूनिट होती है भाई दाब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण का एस आई मात्रक क्या होता है? बट इज दी एस आई यूनिट ऑफ एंगल? डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, या फिर आपका चाप सेकंड। चलिए जल्दी से बताइएगा कि कोण का एस आई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई क्या होता है? रेडियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय वेग। भाई ये इंपोर्टेंट है, कोण इतना इंपोर्टेंट है जितनी आपकी कोणीय वेग आपकी यूनिट इंपोर्टेंट है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का एस आई मात्रक आपके पूछा गया है। व्हाट इज दी एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? रेडियन होगा, रेडियन पर सेकंड होगा, मीटर हो पर सेकंड होगा, या फिर न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर आपको याद न हो तो बस कोणीय की याद रख सकते हो कि कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन, और कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग जो होता है गति होती है भाई, वेग गति होती है तो गति हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं। और कोण की वेग, कोण यानी कोण की गति मापेंगे तो वो भी किसमें मिलेगी? कोण की यूनिट होती है रेडियन, और वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इसे आप किससे याद रख सकते हो? रेडियन पर मीटर से याद रख सकते हो। किसे? रेडियन पर मीटर से याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक क्या? गुरुत्वा एक सेकंड, चलिए जी सब कुछ सही है। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एस आई मात्रक क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एस आई यूनिट आपसे पूछी गई है, क्या आपकी होती है? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा भाई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर
ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी। फिर से सुन लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर किलोग्राम, माफ करिएगा, किलोग्राम स्क्वायर आपका होता है। क्या? किलोग्राम स्क्वायर आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल का एस आई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रीट्स? स्ट्रीट्स, चलिए जूल होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, पास्कल पर सेकंड होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा, प्रतिबल का एस आई मात्रक क्या होता है? तो भाई प्रतिबल का एस आई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व का की खोज किसके द्वारा करी गई थी? विद्युत चुंबकत्व की खोज किसके द्वारा? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? माइकल फैराडे, थॉमस अल्वा एडिसन, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन, या फिर जेम्स वाट। चलिए जल्दी से बताइएगा, विद्युत चुंबकत्व की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने करी थी? बिल्कुल भाई, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने। किसने? हंस क्रिश्चियन ऑस्टिन माफ करिएगा, ऑस्टिन द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन करता था? यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज है किस वैज्ञानिक द्वारा आपकी करी गई थी? यहां से सिंपल आप याद रखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, परावर्तिक दूरदर्शी और अवलंकन गति का आविष्कार, और द्विपद प्रमेय। क्या? द्विपद प्रमेय की खोज, इन सभी की खोज जो है एक ही वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? न्यूटन द्वारा। ठीक है, न्यूटन द्वारा करी गई थी, जिसमें दो ही यार नाम आपको याद रखने। एक तो आपका भाई कौन सा? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, गति के नियम। बिल्कुल भाई, ये दो चीजें याद रख लोगे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ क्वेश्चन सा थोड़ा सा एरर है क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इसे थोड़ा सा जो है क्या कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। चलिए रदरफोर्ड, बोहर, जे थॉमसन, या फिर जेम्स चैडविक। हु डिस्कवर्ड दी इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन की खोज है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल भाई, जे थॉमसन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डायनमो का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक द्वारा करा गया था? फैराडे, ऑस्टेड, न्यूटन, या फिर डॉल्टन। चलिए जल्दी से बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और डायनमो, दोनों का आविष्कार जो है भाई एक ही वैज्ञानिक द्वारा करा गया था। या फिर एक और नेम ये जोड़ लीजिएगा, विद्युत अपघटन के नियम। क्या? विद्युत अपघटन के नियम जो है डायनमो की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज एक ही वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? माइकल फैराडे। ऑप्शन में क्या आ जाएगा भाई? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? हु प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी? चलिए परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? हेनरी कैवेंडिश, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, या फिर चैडविक। चलिए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन करा था किसने? आप कहोगे सर जॉन डाल्टन द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घनत्व की गणना किस वैज्ञानिक ने की थी? पृथ्वी के घनत्व की गणना जो है किस वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी? हु कैलकुलेटेड द डेंसिटी ऑफ द क्या? डेंसिटी ऑफ अर्थ। भाई कैलकुलेट, क्या डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट किसने करी थी? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भाई, आप कहोगे सर पृथ्वी का घनत्व जो है इसका परिकलन जो है हेनरी कैवेंडिश द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं?
Who is considered the father of the Indian space science? सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर आपके होमी जहांगीर बाबा। देखिएगा ध्यान से सुनना, भारत के अंतरिक्ष के पिता, क्या भारतीय अंतरिक्ष के पिता किसे कहा जाता है? कॉस्मिक किरणों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान जो है भारत के साइंस के या भारत में जो है किसने दिया था? तो बस एक ही नाम याद रख लीजिएगा कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आप कहोगे डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आर्यभट्ट और रोहिणी उपग्रह के प्रक्षेपण में किस वैज्ञानिक की भूमिका महत्वपूर्ण थी? क्या यहां से आपसे जो है एक पूछा जा रहा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या था? भारत का पहला उपग्रह था, ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कह सकते हो भाई, जिसकी उड़ान या फिर इसकी स्थापना जो है या से जो है सबसे पहले कौन से वर्ष लॉन्च किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा, सभी के कमेंट बॉक्स चेक करें जाएंगे, ठीक है। और यहां से बात हो रही है आर्यभट्ट और रोहिणी के प्रशिक्षण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है किस वैज्ञानिक ने निभाई थी? तो ये स्पेस किससे संबंधित है भाई? ये स्पेस सेंटर से आपके संबंधित है। इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है सतीश धवन ने, किसने? प्रोफेसर सतीश धवन ने जो है अपनी क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, सतीश धवन यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज, क्या एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? ठीक है, जल्दी से बताइएगा एक्स किरणों की खोज है किसके द्वारा करी गई थी? ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं पिछला क्वेश्चन बता दूं कि यहां से पूछेगा, ठीक है। अंतरिक्ष का जो जनक है, जिसे भाई भारत का अंतरिक्ष का जन्म विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय परमाणु का पिता किसे कहता है? होमी जहांगीर को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? जल्दी से बताइएगा। वो डिस्कवर दी एक्स रेज। एक्स रेज की खोज किसके द्वारा? बिल्कुल भाई डब्ल्यू.सी. रॉन्सन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर डी यहां से क्या देगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम उदाहरण है किस नियम से आपका संबंधित है? देखिएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होती है, क्या होते हैं इनसे? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये न्यूटन के किस नियम को? बिल्कुल भाई न्यूटन के तीसरे नियम को। किसे? न्यूटन के तीसरे नियम को बताता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल भाई सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम किसे कहा जाता है? What is the Newton first also known as गति का नियम, जड़ता का नियम, कार्य का नियम या फिर बल का नियम? चलिए जल्दी से बताइएगा, न्यूटन के पहले नियम को बिल्कुल भाई क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई वस्तु तब तक गति में, ठीक है, कोई वस्तु तब तक गति में नहीं आती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ये किसका एक सिद्धांत है? क्या बोलता है? चलो जी भाई, कोई वस्तु क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु तब तक गति क्या नहीं करती, गति में नहीं आती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, तो किसका एक नियम है? देखिएगा, इसे सिंपल फॉर्म में कर सकते हो कि किसी भी अस्थिर या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह था न्यूटन का पहला नियम। किसका? न्यूटन का पहला नियम था। ये कथन जो है, यह सिद्धांत जो है किससे संबंधित था? न्यूटन से आपका संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल का परिभाषा किस नियम से आपकी संबंधित है? पल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस नियम को आपको बताती है? भाई पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर आइंस्टीन का ऊर्जा नियम? चलिए पल की परिभाषा जो है हमें न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का पहला नियम नहीं भाई, पल की परिभाषा मेरे ख्याल से न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। ठीक है, चलो जी इस क्वेश्चन को जो है क्या करना है भाई, इंपोर्टेंट कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई, चलिए देखिएगा, ठीक है भाई, बल की परिभाषा बोल रहे हैं, ठीक है,
बल की जो परिभाषा बताता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम आपका बताता है? तो भाई न्यूटन का पहला नियम ही बताता है, माफ करिएगा, ठीक है। यहाँ बल की परिभाषा बोला हुआ, ठीक है। बल की जो परिभाषा बताता है, न्यूटन का पहला नियम ही हमें बताता है, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया की बल डैश है, एक ही वस्तु पर कार्य करता है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, हमेशा बराबर नहीं होता या एक ही दिशा में आपका होता है। चलो जी, न्यूटन के, चलो जी, क्या क्वेश्चन है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बल को डैश कहा जाता है, ठीक है। भाई न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है कि देखिएगा, यहां पर जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है ये संबंधित है हमेशा, ठीक है। संबंधित बल जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने वाला बल होता है। क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने वाले बल को कहते हैं, ठीक है। ये अलग वस्तुओं पर आपका लगता है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया तभी आपकी होती है कि नहीं होती है? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैराकी किस नियम का एक उदाहरण है? स्विमिंग इज ए एक्सप्लेन ऑफ विच न्यूटन लॉ। तो भाई क्या कर रहे हो, पानी को आप जो है धक्का दे रहे हो पीछे की तरफ पर और आप जो है खुद आगे बढ़ रहे हो, तो क्या है, आप क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया हो रही है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा, कि गाड़ी खींचता हुआ, क्या गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस कारण आगे बढ़ता है, ठीक है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है ये किसके कारण जो है आगे बढ़ता है? भाई गाड़ी द्वारा पीछे लगाया गया बल, हवा का दबाव, पृथ्वी द्वारा पैरों पर लगाया गया बल, या फिर घर्षण बल के कारण। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आप कहोगे पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोहित बल को जो है, आरोहित बल को क्या कर रहा है? आरोहित बल को लगा रहा है, तभी आगे बढ़ रहा है। तो आप कहोगे पृथ्वी द्वारा पैरों पर लगाया गया बल जो है इसे बताता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम भी कह सकते हैं न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आइंस्टीन की खोज नहीं है? इनमें से कौन सी खोज है आइंस्टीन द्वारा आपकी नहीं करी गई थी? तो सबसे पहले याद रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, प्रकाशीय विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था, द्रव्यमान और ऊर्जा की एक तुल्यता जिसे E = mc² कहते हैं, ये भी न्यूटन ने आपका दिया, नहीं माफ करिएगा, आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने नहीं भाई, आइंस्टीन ने आपका दिया था। फोटोन की खोज किसने करी थी? आइंस्टीन ने आपकी करी थी। द्रव्यमान क्षति का पता, क्या द्रव्यमान क्षति का पता भी किसने लगाया था? आइंस्टीन ने आपका लगाया था। तो गति का नियम किसने नहीं दिया? आप कहोगे सर गति का नियम जो है न्यूटन द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है। न्यूटन द्वारा आपका दिया गया है, आइंस्टीन द्वारा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन है कि E = mc² का किस वैज्ञानिक से आपसे संबंधित है? तो E = mc² जो है इक्वेशन है जो कि बड़ी पॉपुलर है भाई साइंस के क्षेत्र में, आपकी ये दी गई थी आइंस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा आपकी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? क्या पूछा गया है? सापेक्षता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। मैंने पहले ही सारे के सारे नियम आपको बताए हैं, ध्यान से सभी को सुनना है। चलते हुए बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं। क्या करते हैं? आगे की ओर गिरते हैं। ये क्या बताता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संतुलन के कारण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, या फिर आपके त्वरण के कारण। चलते हुई बस में अचानक ब्रेक लग जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर क्या करते हैं? गिरते हैं या फिर धकेल दिए जाते हैं बस के द्वारा। इसको किसके द्वारा हम समझा सकते हैं? न्यूटन के पहले नियम द्वारा। बिल्कुल भाई, क्या न्यूटन के पहले नियम द्वारा जो है इसे हम समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? यानी सिंपल सा याद रखिएगा या सिंपल बता दीजिएगा कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। एक तो आपको याद रखना है, अब पूछा जा रहा है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। मैं लिख नहीं सकता क्योंकि
क्यों नहीं लिख सकता भाई? लिख इसलिए नहीं सकता क्योंकि भाई यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, टैप एन जो है अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये माउस से लाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी इसे कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसे जो है आप क्या कह सकते हो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हो। हाँ, संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन का तीसरा नियम अभी दिया तो है ऑप्शन में, तो मैं क्यों जो है मत्था मार रहा हूं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे कि न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम जो है यह हमें क्या बताता है, रॉकेट के कार्य प्रणाली सिद्धांत के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अश्व अचानक चलना शुरू कर दे तो सवार के गिरने का कारण क्या होता है, ठीक है। अश्व अचानक से क्या जो अश्व यानी घोड़ा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, विश्राम जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है, विश्राम जड़त्व के कारण आपका होता है। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन समझना है कि अश्व अचानक क्या, अश्व जो है घोड़ा जो है अचानक से चलना शुरू कर दे, रुका हुआ है या फिर धीरे धीरे चल रहा है, एकदम से अचानक से तेज दौड़ने लग पड़े, याद एकदम बैठा हुआ तब चलना शुरू कर दे, तो क्या हुआ है, ऊपर जो सवार बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा भाई, गिरना शुरू या फिर गिर जाएगा। ये होता है अब विश्राम जड़त्व के कारण, क्योंकि बंदा जो है वो विश्राम कर रहा है पर घोड़े को जो है क्या लगा हुआ है, काली मिर्चें लगी हुई हैं, ठीक है, वही इसलिए जो क्या कर रहा है भाई, विराम अवस्था को उसकी माँ बहन कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। गेंद का भार कम करने के लिए, गेंद की ऊर्जा को कम करने के लिए, गेंद को विश्राम और स्थिति में लगाने के लिए, या फिर हाथ की गति बढ़ाने के लिए। चलो जी भाई जल्दी से बताइएगा, ये नियम जो है हमें क्या बताता है, क्या बोल रहा है, क्या किसी खिलाड़ी की अगर गेंद जो है, ठीक है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को के अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है तो आप कहोगे बॉल विश्राम, क्या बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके, इसलिए जो है ये करा जाता है। तो गेंद को विश्राम स्थिति में लाने के लिए प्रक्रिया आपकी की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या बल की परिभाषा जो है हमें न्यूटन के किस नियम से आपके पता चलती है, जल्दी से बताइएगा। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। न्यूटन के गति के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो भाई डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन के पहला नियम ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संवेग का सूत्र क्या होता है, what is the formula of momentum, p is equal to m multiply a, p is equal to m multiply v, p is equal to a multiply t, या फिर p is equal to m भाग m होगा। चलो जी जल्दी से बताइएगा, संवेग का सूत्र जो होता है किसे बताता है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। संवेग का जो सूत्र होता है ये p बराबर क्या होता है भाई, p बराबर होता है m मल्टीप्लाई अवी, या m अवी के बराबर होता है, जिसमें p जो होता है आपका क्या होता है, p आपका संवेग होता है, क्या होता है b आपका, p आपका संवेग यानी जिसे मोमेंटम आप कहते हैं, ठीक है। फिर याद रखिएगा जो आपका b होता है, b आपका होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी आपका मास, क्या होता है, द्रव्यमान को आप मास आपका क्या कहते हो, मास आपका कहते हो। और अभी जो है आपका इसे क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वेग यानी वेलोसिटी आप कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, भाई साहब क्या कर रहा हूं भाई साहब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है भाई, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लिकेशन होता है मात्रा और त्वरण यानी मास एंड क्या जाएगा, मात्रा यानी मूवमेंट, मात्रा को क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहते हैं भाई, क्वांटिटी और मूवमेंट एम क्यों बता रहे थे उसे यहाँ पर, तो एम मल्टीप्लाई ए होगा, क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदूक चलाने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर क्यों धकेली जाती है। इसमें भी न्यूटन का क्या सा नियम लगता है, इसमें भी जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका लगता है। आप कहोगे बंदूक चलाने पर जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तथा साथ ही बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है, ये न्यूटन की गति के किस नियम को आधारता है, तो गति के नियम को किसी तीसरे नियम को, किसी तीसरे नियम को आपका बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति किस पर आधारित आपकी होती
रॉकेट मूवमेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का पहला नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर गुरुत्वीय बल का नियम। चलिए जल्दी से बताइएगा रॉकेट की गति किस स्थान पर होती है? तो रॉकेट की गति जो है किस आधार पर होती है? आप कहोगे संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन शामिल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? तो आप कहोगे मेथेनोइक एसिड और कौन सा? मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड आपका दोनों ही जो होती है एक ही नाम होता है, ठीक है, दोनों एक ही होती है, अलग अलग नाम इन्हें कहा जाता है। तो क्या कहोगे? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? भाई अवकेंद्रीय बल क्या होता है? केंद्र से दूर लगता बल, ऊपर की दिशा में लगता बल, वृत्त की दिशा में लगता बल या वृत्त के केंद्र में लगता बल। चलिए जल्दी से बताइएगा। भाई अवकेंद्रीय बल जो होता है किसे बताता है? अवकेंद्रीय बल जो है किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर और एक बल आवश्यक होता है जिसे अवकेंद्रीय बल कहते हैं। तो केंद्र से क्या लगने वाला, क्या कहेंगे इसे? केंद्र, ठीक है, किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। तो केंद्र के वृत्त की दिशा में लगने वाला बल, वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अविकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सा अविकेंद्रीय बल का उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा। भाई बड़े सारे ऑप्शन है। अविकेंद्रीय बल का उदाहरण है, मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं उदाहरण बताता हूं। ग्रहों का परिक्रमण करना। जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहा है? भारत, ठीक है, क्या कर रहा है? चंद्रमा जो है ये ग्रह यानी पृथ्वी का क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे अविकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक की, क्या जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर घूमता है, इसे भी क्या कहते हैं? अविकेंद्रीय बल कहते हैं। साइकिल का घूमना, ठीक है, साइकिल का घूमना भी क्या है भाई? अविकेंद्रीय बल है। और साथ में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का सवार होना, ये भी क्या है? अविकेंद्रीय बल है। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका वॉशिंग मशीन। बिल्कुल भाई, क्या होगा? वॉशिंग मशीन होगा। सभी ने करेक्ट आंसर बताया है, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है? क्या विच इज ए एक्सप्लेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अविकेंद्रीय बल का उदाहरण है, तो मैंने बताया था भाई कौन होगा? ग्रहों की चारों ओर उदाहरण है। ग्रहों की परिक्रमण, इलेक्ट्रॉन का चारों ओर घूमना उदाहरण है। एक सेकंड, उदाहरण बल का उदाहरण है। बिल्कुल भाई, ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे अविकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर चारों ओर घूमना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर घूमता है। ग्रहों का परिक्रमण, क्या? ग्रहों का परिक्रमण, ग्रहों का परिक्रमण करना। तो ग्रहों का परिक्रमण कौन करेगा? उसका उपग्रह ही करेगा भाई। वॉशिंग मशीन इसका उदाहरण है। और मौत के कुआं, तो ये सभी के सभी क्या है भाई? अब केंद्रीय बल के एक उदाहरण है, ठीक है। माफ करिएगा, हमारे टाइपिस्ट जो है, हमारे टाइपिस्ट जो भाई जो है भाई थोड़ा सा सस्ता नशा करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलना पड़ेगा भाई, बोलना तब पड़ेगा भाई को पैसा मिलेगा, ठीक है, नहीं तो वो सस्ते नशे ही करेगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? भाई बल का नियम कहा जाता है, त्वरण का नियम कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर जड़त्व या फिर गैलीलियो का नियम, ठीक है। अब नोट करिएगा भाई, ये क्वेश्चन फिर से क्यों ऐड है? ये क्वेश्चन फिर से ऐड इसलिए है कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के साथ साथ जो है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी नाम याद रख लीजिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो है इसे संवेग में परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्या? संवेग में परिवर्तन का नियम भी कहते हैं, या संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे बल का नियम भी कहा या फिर त्वरण का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। एक सेकंड, नहीं, ठीक है, यहां पर होगा कि न्यूटन के दूसरे नियम को जो है संवेग में परिवर्तन का नियम, क्या संवेग संरक्षण का नियम नहीं भाई, संवेग
में संवेग, क्या संवेग में परिवर्तन का नियम या फिर बल का नियम या फिर त्वरण का नियम भी कहा जाता है। तो बल एवं त्वरण का नियम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा करा गया था, जल्दी से बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, आर्किमिडीज या फिर आइजैक न्यूटन। बिल्कुल भाई, किसके द्वारा, आप कहोगे सर आइजैक न्यूटन द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, डी। बिल्कुल क्या जाएगा, डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आप क्या है, चलो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। What is the value of acceleration due to gravity? जी का मान पूछा गया है, क्या गुरुत्वीय त्वरण कहो या फिर जी का मान करो, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, क्या 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई साहब, क्या होगा ऑप्शन, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है, यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है। ये क्वेश्चन भाई बड़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहां आपका होता है। Where is the value of the gravitational acceleration minimum? देखिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है मिनिमम कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, ध्रुवों पर, पर्वतों पर, समुद्र के तल पर या फिर विषुवत रेखा पर। देखिएगा जी का मान सबसे कम कहाँ होता है भाई, जी का मान न्यूनतम आपका होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है, नहीं एक सेकंड भाई, जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न, निम्न यानी सबसे कम होगा, सबसे कम कहाँ होगा, जल्दी से बताओ भाई। ध्रुवों पर ज्यादा होगा कम होगा, बताओ भाई, ध्रुवों पर ज्यादा होगा या कम होगा भाई, कहाँ होगा, आप कहोगे सर भूमध्य रेखा या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पृथ्वी के केंद्र में। जी का मान जो होता है पृथ्वी के केंद्र में सबसे कम आपका होता है, क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र में आपका होता है, केंद्र ऑप्शन में नहीं दिया गया, या फिर आप भूमध्य रेखा याद रख सकते हो, या फिर आप विषुवत, क्या विषुवत रेखा भी याद रख सकते हो, तो क्या कहोगे, इक्वेटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम आपका होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी मैक्सिमम, ध्रुवों का मान सबसे अधिक, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल भाई साहब, कहाँ होता है, आप कहोगे गुरुदेव कहाँ, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, कहाँ होता है, ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। चलो जी, क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य कहाँ आपका होता है। देखिएगा, यहाँ अलग अलग क्वेश्चन आपके पूछता है, एक तो आपसे पूछ सकता है कि सीधा पूछ ले कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ये सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। सबसे कम जो होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर भी कह सकते हो, या फिर जो है मैक्सिमम आपका शून्य जो होता है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, आप कहोगे शून्य हो जाएगा पृथ्वी के, कहा पृथ्वी के सेंटर, यानी कहा पृथ्वी के केंद्र, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सार्वत्रिक, क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जी का मान किसने ज्ञात आपका करा था। यहाँ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो है, जो जी है हमारा, ठीक है, जिसे हम जी कहते हैं, जी का मान क्या होता है, जी की जो स्पीड होती है 9.8 मीटर सेकंड होती है, जी का मान सबसे कहाँ होता है, जी का कम कहाँ होता है, जी का जीरो कहाँ होता है, जी का फलाना कहाँ होता है। इस जी की जो खोज करी गई थी किस वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी, इसकी खोज करी गई थी भाई हेनरी कैवेंडिश द्वारा, किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश द्वारा करी गई थी। अगर वर्ष आपसे पूछ ले, आप कहोगे वर्ष 1980 में, 1970-80 में जो है खोज करी गई थी, साथ में नोट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में वस्तु का भार क्या होता है? भाई अंतरिक्ष में जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा। देखिएगा, अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो शून्य होता है, पर मास शून्य नहीं होता। क्या? मास यानी द्रव्यमान शून्य आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरह पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में वस्तु और भार में परिवर्तन क्या होता है? तो भाई अब भार जो है परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान परिवर्तित आपका नहीं होता, या फिर भार शून्य हो जाता है, परिवर्तन आपका द्रव्यमान आपका मास जो है परिवर्तित आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर आपका होगा? ऑन द मून an object weight at what fraction of its weight on earth? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। चलो जी, अंतरिक्ष में नहीं, अंतरिक्ष नहीं बोल रहा यहाँ तो भाई बात हो रही है चंद्रमा की। ठीक है, चलो जी जल्दी से बताइए। एक सेकंड, चलो जी जल्दी से बताइएगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6। भाई कितना होता है? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। कितना? 1/6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या फिर अनंत हो जाता है? भाई ऊंचाई बढ़ने पर जो जी का मान होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अंदर जाने पर वस्तु का भार कैसा होता है? यानी अगर आप जो है पृथ्वी के सेंटर में जाते रहोगे, ठीक है, या इनसाइड दी अर्थ जाते रहोगे, तो वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अस्थिर रहता है या फिर शून्य हो जाता है? पृथ्वी के अंदर जाते समय जो वस्तु का भार होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या जाता है भाई? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा का जी का मान कैसा होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी एट द इक्वेटर? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या फिर समान होगा? अभी हमने डिस्कस करा था भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो शून्य तो नहीं होता, ठीक है, ये न्यूनतम यानी सबसे कम आपका हो जाता है, लगभग लगभग आपका जीरो के आसपास हो जाता है, पर टोटल जीरो नहीं होता, वो आपका सेंटर में आ जाके होता है। कि पृथ्वी के घूर्णन की गति क्या? एक सेकंड, मैं पिछले क्वेश्चन को एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिएगा, ठीक है। भाई जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर जो है बिल्कुल भाई न्यूनतम ही आपका होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूनतम ही आपका होता है। और पृथ्वी की ठीक है, यहाँ है पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी पर क्या प्रभाव या फिर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर अनंत हो जाता है? चलो जी जल्दी से बताइएगा। भाई ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। क्या होता है? नहीं, पर यहाँ तो भाई क्वेश्चन अलग था। एक सेकंड, हमने दो क्वेश्चन मिसिंग कर दिए। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का जो मान होता है वो क्या होता है? आप कहोगे कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जो जी का मान होता है वो क्या हो जाता है? भाई घट जाता है। क्या जाता है? डिक्रीज आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर जी का मान हमने डिस्कस कर चुके हैं। भूमध्य रेखा पर जी का जो मान होता है वो आपका क्या होता है? वो न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। शायद मैंने यहाँ पर टिक आपका सही नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो ध्रुवों पर जो जी का मान होता है क्या हो जाता है? बिल्कुल भाई क्या हो जाता है? अधिकतम। क्या हो जाता है? अधिकतम आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा? भूमध्य रेखा पर क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा, वस्तुओं का भार दोगुना हो जाएगा, जी शून्य हो जाएगा और वस्तुएं भारहीन हो जाएंगी, या फिर पृथ्वी का घूर्णन रुक जाएगा। अगर यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। वहां पर सभी वस्तुओं का भार जो है क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ठीक है, जी का मान क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी का मान भी शून्य हो जाएगा और वस्तुएं जो है भारहीन हो जाएंगी। भारहीन मतलब शून्य के बराबर ही आपकी ये होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो अब पिंड का आभासी भार कैसा होता है? क्या जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड पर जो, ठीक है, जो भार पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर लिफ्ट पर जो भार पड़ा हुआ है अब उसका आभासी भार कैसा होगा? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा? यदि या जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड पर आभासी भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार क्या होता है? बढ़ता है, समान रहता है, घट जाता है या फिर अनंत हो जाता है? जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है तो पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है भाई? घट जाता है। क्या आता है? जब ऊपर की ओर जाएगी तो भार बढ़ेगा, जब नीचे की ओर जाएगी आपकी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? यदि कोई लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट तो भाई किसी डोर पर या फिर जो आपकी जो है ऊपर क्या लगा होता है, लिफ्ट के ऊपर जो है एक आपकी एक डोरी, डोरी मान लीजिएगा, डोरी क्या मान लीजिएगा, एक लंबी आपकी तार होती है, एक मोटी सी आपकी तार होती है, वो लगी होती है, उसके बेस पर आपकी लिफ्ट ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, क्या करती है? ऊपर नीचे आपकी चलती है। अगर ये डोरी टूट जाए तो क्या होगा? यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारहीन, क्या भारहीनता का अनुभव होगा, अर्थात आभासी भार शून्य हो जाएगा। क्या होगा? अब भारहीन महसूस होगा। क्या होगा? अब भारहीन यानी वेट जो है एकदम जो है वेटलेस आपका हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आभासी भार जो है शून्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चले तो पिंड का भार डैश होगा। यदि लिफ्ट का समान वेग से, क्या लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चले तो पिंड का भार क्या होगा? भाई देखिएगा, लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर और नीचे जाए तो भार जो है क्या होगा? तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। क्या रहेगा? कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, समान होगा। क्या रहेगा? रिमेम्बर दी सेम। क्या? रिमेम्बर दी सेम। चलिए, अब प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस पथ से आपका करता है? Each planet revolves around the sun in which path? प्रत्येक ग्रह, माफ करिएगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है किस पथ में आपका लगाता है? तो भाई किस पथ में? सारे के सारे ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा जो है एक ही क्या लगाते हैं? एक ही दिशा में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक ही दिशा में लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार। क्या भाई? वृत्ताकार में, किसमें? वृत्ताकार में आपका लाते हैं जिसे, ठीक है, या फिर इसे सिंपल फॉर्म में समझने के लिए क्या कह सकते हो? याद रखिएगा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है? दीर्घ वृत्ताकार, क्या दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थिर है। ऐसा किस नियम को कहा जाता है या इस किस नियम कहा जाता है? इसे केपलर का नियम भी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे केपलर का नियम भी कहा जाता है। तो आप कहोगे इसे दीर्घ वृत्ताकार एलिप्टिकल जो भी आपका कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपका कर लीजिएगा कि केपलर के किस नियम के अनुसार ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य एक फोकस दूरी पर होता है। चलो जी, एक सेकंड, केपलर के किस नियम के अनुसार? भाई केपलर का कोई अलग नियम थोड़ी ना है, ठीक है, ये केपलर का अलग नियम तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, केपलर के किस नियम के अनुसार जो है फोकस बिंदु, क्या फोकस बिंदु सूर्य, सूर्य एक फोकस बिंदु पर रहता है, कोई नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होना चाहिए। आप एक बार जल्दी से ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है, एक बार जल्दी से ऑप्शन में बताइएगा केपलर का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। केपलर के अनुसार जो है, ठीक है, केपलर के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है, चलो जी भाई, चलो जी, इसमें थोड़ा सा डाउट है पर हो गया क्लियर। चलिए जी, केपलर के किस नियम के अनुसार ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य एक फोकस दूरी पर रहता है? ये किस नियम को बताता है? पहले नियम को। क्या केपलर के पहले नियम को आपका बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह के परिक्रमण काल का कौन सा गुण उस पर निर्भर नहीं करता? उपग्रह, क्या उपग्रह के परिक्रमण काल का कौन सा गुण जो है उस पर क्या नहीं करता? प्रभाव नहीं डालता।
अब बिल्कुल भाई, उसका द्रव्यमान क्या, उसका क्या होता है, उपग्रह का द्रव्यमान। उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मास ऑफ द सैटेलाइट पर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतुल्य काली उपग्रह या फिर जिसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी हम कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह भी जिसे हम कहते हैं, ये जो है पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर आपके होती हैं। भाई कितनी ऊंचाई पर उठते हैं, जो स्टेशनरी आपकी क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपकी होती हैं, पृथ्वी की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर, लगभग लगभग आपकी 36,000 किलोमीटर के ऊपर आपकी होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाइन वेग क्या एस्केप वेलोसिटी, क्या एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी जो है हमें क्या बताती है, तो इसे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में या फिर आपको बता देता हूं, आप यहां से ऑप्शन या आंसर चूज कर लीजिएगा कि प्लाइन वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं। प्लाइन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती, उसे प्लाइन वेग कहा जाता है। और प्लाइन वेग की जो स्पीड होती है 9.8 क्या होती है, 9 पृथ्वी के जो प्लाइन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर होता है। अगर आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या करोगे, बाहर फेंकोगे, ये पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, यानी बाहर अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वस्तु पृथ्वी से गिरेगी नहीं, किसी वस्तु को गति पर कम करेगी नहीं, वह न्यूनतम वेग जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर कर निकाल देगी, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा कि वह न्यूनतम गति जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के से क्या हो जाएगी, बाहर आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी ये जो रॉकेट होते हैं, ठीक है, जो हमारे रॉकेट होते हैं उनकी स्पीड लगभग जो होती है किसके आसपास होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा आपकी होती है। पृथ्वी के प्लाइन वेग का मान कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। देखिएगा, किसी भी उपग्रह से आपसे पूछ सकता है कि किसी भी उपग्रह की जो गति होती है किससे ज्यादा आपकी होती है, तो आप होगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होती है, तभी जो है किसी भी पृथ्वी से जो है कोई भी ग्रह जो है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है। सूर्य के लिए प्लाइन वेग यानी सूर्य का जो प्लाइन वेग होता है, यानी सूर्य से कोई वस्तु आपको बाहर निकालनी होगी तो उसका प्लाइन वेग क्या होगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा नहीं, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम की खोज किसने करी थी। ग्रहों की गति से संबंधित नियमों की खोज किसने करी थी, केपलर ने करी थी, न्यूटन ने करी थी, गैलीलियो ने करी थी, या फिर आपका किसी भी ने नहीं करी थी। ग्रहों की गति का नियम जो है ये प्रतिपादन किसने दिया था, बिल्कुल भाई ग्रहों की गति का नियम किसने है, भाई केपलर ने दिया था, बिल्कुल भाई किसने, केपलर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोलन गति किसे कहते हैं, क्या दोलन गति जो होते हैं किसे कहते हैं, तो आप होगे दोलन गति, क्या दोलन गति जो होती है यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु की इधर उधर आवर्त गति करता है तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है, दोलन गति कहा जाता है। यानी एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से जो है वो इधर उधर कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी इधर उधर झूल रहा है, राइट लेफ्ट झूल रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उसी को हम जो है दोलन गति आपका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक का आवर्तकाल किसे, क्या लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं, लोलक का आवर्तकाल, माफ करिएगा, ठीक है, लोलक का आवर्तकाल या दोलन का काल किसे कहते हैं, दोलन का अकाल भी कह सकते हैं, क्या दोलन काल, एक दोलन गति पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, लोलक का आवर्तकाल या फिर दोलन काल भी कहते हैं। पीरियड टाइम, क्या पीरियड टाइम ये कहते हैं, पीरियड ऑफ द पेंडुलम, क्या टाइम ऑफ द पेंडुलम कह सकते हैं, पीरियड टाइम ऑफ पेंडुलम, क्या पीरियड टाइम, क्या टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम भी हम कह सकते हैं, यानी कितना समय, एक समय, क्या एक दोलन, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, या एक सेकंड में दोलन की संख्या नहीं भाई, क्या होगा, बिल्कुल यहां होगा ऑप्शन नंबर बी कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, वन, या फिर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम कहा जाता है।
भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की आवृत्ति किसे कहते हैं, क्या लोलक की आवृत्ति किसे कहते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, चलिए जल्दी से बताइएगा। भाई लोलक की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक सेकंड में जितने पूर्ण दोलन होते हैं उसे आवृत्ति ऑफ कॉलन कहते हैं, यानी एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, दोलन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। अब आवृत्ति की बात हो रही है तो आवृत्ति मैंने बताया भी था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज आपकी होती है, क्या होती है भाई, हर्ट्ज आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या होता है। गर्मियों के दिनों जो आपके पेंडुलम होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। ये किस कारण बढ़ जाती है, तो आप कहोगे ये बढ़ जाती है किस कारण, क्योंकि गर्मियों के दिन जो है आपका क्या करता है, मेटल जो है आपका क्या हो जाता है, मेटल जो है आपका थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, या घड़ी का समय जो है आपका थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है। तो क्या हो जाता है, गर्मियों के दिने जो है लोलक की लंबाई का मान जो है बढ़ जाता है, इसलिए लोलक का आवर्तकाल जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तब घड़ी सुस्त आपकी पड़ जाती है। क्या होती है, घड़ी आपकी सुस्त चलती है। क्या करती है, घड़ी आपकी सुस्त चलती है। कि सर्दियों में लोलक की लंबाई घटने से क्या होगा, लोलक की लंबाई अगर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो समय काल क्या हो जाएगा, समय काल बढ़ जाएगा, तो घड़ी तेजी से आपकी चलती है। क्या करती है, क्लॉक रन करती है फास्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब झूला झूलने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो झूलन का आवर्तकाल कैसा होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, समान हो जाएगा, या फिर रुक जाएगा। झूला झूलने वाला व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए, पृथ्वी केंद्र के ऊपर उड़ जाने से प्रभावित लंबाई कम हो जाती है और झूलन का आवर्तकाल कम हो जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करता है। क्या करता है, क्या पूछा, यहाँ आवृत्ति आपसे पूछी गई थी, तो आवृत्ति जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी आपकी, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, आवृत्ति काल जो है, ठीक है, आवृत्ति काल यानी टाइम पीरियड जो है आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किसी खींचे गए स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। क्या किसी खींचे गए स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। बट इज दी फोर्स अप्लाइड बाय ए स्ट्रेचड स्प्रिंग कॉल्ड इट गुरुत्वीय बल, संवेग बल, प्रत्यानेक बल, या फिर घर्षण बल। चलिए जल्दी से बताइएगा कि खींचे हुए स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। प्रत्यानय, क्या प्रत्यानयन, रेस्ट, रिस्टोरिंग, ठीक है, प्रत्यानयन को भाई इंग्लिश में आप रिस्टोरिंग फोर्स करा कर, ठीक है। अब इंग्लिश में भाई, हिंदी में जो है अजीब अजीब आपके शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। कार्य जो है इसकी परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा होती है किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन के गुणफल को कार्य कहते हैं, जब बल की दिशा में परिवर्तित, क्या बल की दिशा में ही विस्थापन हो, क्या बल की दिशा ही विस्थापन हो, बल और दूरी का योग, या फिर बल और समय का गुणफल, बल और विस्थापन का गुणफल, यानी यहाँ क्या होगा, बल और विस्थापन, क्या बल और विस्थापन का क्या होगा, बल और विस्थापन का भाई क्या हो जाएगा, गुणफल क्या होता है, कार्य के बराबर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का SI मात्रक क्या होता है। अब बिल्कुल भाई, कार्य का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्या न्यूटन मीटर, या फिर क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर जूल आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य किस प्रकार की राशि है। कार्य जो है किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, मात्रात्मक है, या फिर कोणीय राशि है। तो भाई कार्य जो होती है किस प्रकार की राशि होती है, सदिश, माफ करिएगा, सदिश नहीं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। व्हाट इज दी कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क कॉल्ड इट, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, क्या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा आप कहते हैं। चलिए कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। चलो जी, अब बिल्कुल
भाई ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है क्या होता है? आप कहोगे सर जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे ईवी कहते हैं का मात्रक क्या होता है? भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक भाई ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो भाई यांत्रिक ऊर्जा जो है आपकी कितने प्रकार की? भाई दो प्रकार की। कौन कौन सी? भाई यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्या? अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्या भाई? अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी टू ऑफ टाइम आपका हो जाएगा, टू टाइप आपकी हो जाएगी। पृथ्वी पर रखे पत्थर में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? पृथ्वी पर आपने जो है कोई भी पत्थर रख दिया, उस पत्थर पर आप कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो पृथ्वी पर जो रखा गया पत्थर है उसे जो है हम क्या कहेंगे? अस्थितिज ऊर्जा। क्या? अस्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी उस पर लगी हुई है। चलिए, ऊंचाई पर स्थित टंकी में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा आपकी होती है? What type of energy is stored in a water kept in a high tank? देखिएगा, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी में क्या ऊर्जा होती है? भाई स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति ऊर्जा का एक उदाहरण है। गतिज ऊर्जा के भाई बहुत सारे उदाहरण है। देखिएगा, एक और एग्जांपल याद रख सकते हो कि बर्फ में जो चट्टान होती है, जो बर्फ की चट्टानें होती है उनमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिनमें जब तक कोई मूवमेंट नहीं होती है। गतिज ऊर्जा जो भी कोई भी चीज है अगर वो गति कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गाड़ी या ट्रेन, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल का आप किक मारोगे तब, क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल का चलना, ये सभी क्या है? ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल का चलना जो है गतिज ऊर्जा है। ठीक है, नदियों में बहता हुआ पानी, झरना, ये क्या है? गतिज ऊर्जा है। इसी तरह उड़ता हुआ पक्षी या फिर हवाई जहाज, ये क्या है भाई? भाई क्या है? गतिज ऊर्जा है। साइकिल का चलना, बाइक का चलना गतिज ऊर्जा है। झूलती हुई पेंडुलम की घड़ी और झूला गतिज ऊर्जा है। बहती हुई हवा, पवन चक्की, ये गतिज ऊर्जा है। तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ धावक गतिज ऊर्जा। गिरता हुआ नारियल गतिज ऊर्जा। बिल्कुल जी। फिर गोलियां और तीर का चलना, ये भी क्या है भाई? गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा? रबड़ कारना, बहती हुई नदी। बिल्कुल भाई, बहती हुई नदी, फ्लोइंग रिवर क्या है? गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, जिसमें जो है mgh क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जिसमें आप जो है नोट कर लीजिएगा। m जो होता है किसे बताता है? m आपका मास को बताता है। g जो आपका होता है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्व का आपका बताता है। h आपका हाइट को आपका बताता है। ठीक है, लिख नहीं सकता, आप खुद कर लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या आता है। पहले आपका क्या डिस्कस करा? स्थितिज ऊर्जा डिस्कस करी, अब गतिज ऊर्जा बताइएगा। बट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए, बिल्कुल, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्या? यदि किसी वस्तु का वेग, कोई भी वस्तु उसका वेग जो है क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गति क्या हो जाएगी? चलो, यदि किसी वेग, क्या? यदि किसी वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चार गुना, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगी? चार गुना, 4 टाइम आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? पहले वेग को दो गुना की बात हो रही थी तो गतिज ऊर्जा क्या हो रही है? चार गुना हो रही थी। अब वस्तु के द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? भाई दो गुना क्या हो जाएगी? दो गुना यानी डबल क्या हो जाएगी भाई? डबल आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग दुगना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है?
किसी भी वस्तु का संवेग जो है क्या है 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा 4 टाइम कितनी हो जाएगी, 4 गुना कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुना आपकी हो जाएगी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूरिंग डूइंग वर्क कॉल्ड इट। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। क्या कहता है भाई, पावर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, ये बड़ी बार आ रहा है क्वेश्चन। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, क्या होता है भाई, वाट होता है। या फिर एक और आपका होता है, क्या होता है भाई, एक और आपकी यूनिट होती है शक्ति की, क्या होती है, आप कहोगे जूल पर सेकंड। क्या होती है, जूल पर सेकंड भी आपकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति किस प्रकार की राशि है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शक्ति जो है किस प्रकार की राशि है, शक्ति एक सदिश, अदिश, जटिल या फिर बाइनरी, द्विरूपी क्या है, नहीं भाई। भाई शक्ति जो है एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अशुभ शक्ति कितने के बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। तो एक अशुभ शक्ति होती है कितने वाट के बराबर होती है, बिल्कुल भी 740 वाट के बराबर होती है। 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है या फिर ऐसा कोई साल नहीं है जहां यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। चाहे रिलेशन हो, चाहे आपका भाई आर्मी का ऑनलाइन पेपर हो, इन सभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या विद्युत ऊर्जा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबी से निकलने वाली खिलौना कार, क्या चाबी से चलने वाली, माफ करिएगा, चाबी से चलने वाली खिलौना कार में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित आपकी होती है? चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, कोई भी चाबी से चलने वाली जो गुड़िया होती है, चाहे आपकी कार होती है, अभी तो भाई बड़ी चीजें आपकी आ गई है, ठीक है, तो उसमें जो है भाई स्टोर कौन सी एनर्जी हुई, और इसमें कौन सी ऊर्जा स्टोर हुई, जल्दी से बताइएगा कि चाबी से चलने वाली एक खिलौना कार में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होती है। ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, किसको, अस्थितिज ऊर्जा को, किसी अस्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित आपका करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, जल्दी से बताइएगा। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आप कहोगे सूर्य की ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है क्या कहलाता है, सीधा बता दूं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है, किसी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो बस चीज याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर हॉकिंग। सापेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल भाई आइंस्टीन द्वारा, किसके द्वारा, आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से वर्ष दिया जा रहा था, आइंस्टीन ने जो है कौन से वर्ष जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, वर्ष 1905 में, कब, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत के आधार पर आइंस्टाइन ने कौन सा सूत्र आपका दिया था। भाई सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसे बताता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, क्या mc स्क्वायर, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस रासायनिक रूप से किस ऊर्जा का रूपांतरित करता है। जो माचिस है ये रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में, क्या हीट में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि माचिस से क्या जलती है, आग जलती है, और आग जो है एग्जाम्पल है ऊष्मीय ऊर्जा का। कि कारे की बैटरी, क्या कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, क्या है, कार की जो बैटरी है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज ए कार बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू,
क्या कहोगे कि कार की जो बैटरी होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टरबाइन किस प्रकार की ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन क्या होती है, टरबाइन परफॉर्म करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको भाई, टरबाइन जो होते हैं क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स प्रणोद। प्रणोद की बात हो रही है, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का सूत्र क्या होता है। ताप का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, ताप का सूत्र क्या होता है, तो दाब की यूनिट क्या आती है, पास्कल होती है, और पास्कल यानी पी, यानी पी से आपका प्रेशर कर सकते हो, ठीक है। अब पी से दाब या पास्कल कर लीजिएगा, और प्रेशर डालोगे किस पर, आप प्रेशर डालोगे भाई बल और क्षेत्रफल पर। क्या फोर्स इनटू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स मल्टी फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया आपका होता है। किताब कौन सा राशि है, किताब जो है एक प्रकार की कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, जटिल राशि है, या फिर द्विरूपी राशि है। तो दाब जो होता है एक यूनिट होती है किसकी भाई, एक स्केलर यूनिट होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यानी दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बिल्कुल भाई दाब का एसआई मात्रक कुछ होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। और एक यूनिट बताई थी, क्या यूनिट बताई थी मैंने, यूनिट आपको बताई थी न्यूटन मीटर। क्या होता है, स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर कुछ करके आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट आपको बतानी है, क्या आपकी होती है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, बार होता है। क्या होता है, बार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, बार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, क्या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है भाई, परिवर्तित क्या रहता है, क्या रहता है, परिवर्तित रहता है। पर आपको सिंपल याद रखना है कि पृथ्वी क्या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते समय वायुमंडलीय दाब जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। फिर पर तो ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। वायुमंडल ऊपर जाओगे तो ये घट जाएगा। फिर कुछ जो आपकी ऐसे पड़ती होती है जहां पर टेम्परेचर कम होता है, अधिक होता है, पर आपको याद रखना है वायुमंडल से पूछ रहा है तो वायुमंडल आपका एक परत की बात करता है। चलिए, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, देखिएगा आपको क्या बात करना है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आप बिल्कुल किसका, बैरोमीटर का, किसका बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस टाइम का ये, कि बैरोमीटर जो है किसके द्वारा इन्वेंट करा गया था। बैरोमीटर का आविष्कार बिल्कुल भाई किसने, टोरिसेली ने। किसने, टोरिसेली द्वारा जो है किसकी खोज करी गई थी, बैरोमीटर की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का दाब किससे मापा जाता है। What is the used to measure the pressure of the gases। गैसों का दाब मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल भाई किसका, गैसों का दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का, किसका मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यक, क्या बैरोमीटर का पाठ्यक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, क्या धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये किसका एक संकेतक होता है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये किसका एक संकेतक आपका होता है। वायुमंडल का जो पारा है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है तो क्या बताता है, ये बताता है इसको कि आज मौसम जो है क्या रहेगा, आज मौसम बड़ा सुहाना रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, आज दिन जो है साफ रहेगा, क्या रहेगा, दिन आपका साफ रहेगा। अब क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यक जो है जब अचानक से नीचे आ जाता है तो किसका एक प्रतीक होता है भाई, देखिएगा बैरोमीटर का जो टेम्परेचर होता है अधिक से अधिक है, एक अचानक से आपका जो है ड्रॉप हो जाता है तो किसका प्रतीक होता है, तूफान और आंधी का। किसका, तूफान और आंधी का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर, क्या दाब बढ़ाने पर द्रव्य के कथना पर क्या असर पड़ता है। सिंपल सा आपको बताऊं कि दाब बढ़ाने पर द्रव्य के
क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है, क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, क्या होता है, तो क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्या हो जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। कि गर्म करने पर जिस पदार्थ या फिर मोम, जैसे मोम और जो घी है, ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थ की बात हो रही है, मोम और घी की, आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ने पर उनका गलनांक पर क्या असर पड़ता है। गर्म करने पर जो आपके मोम और घी होते हैं उनका आयतन तो बढ़ जाता है, पर उनके दाब, जो उनका प्रेशर होता है, उनके प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उनका जो प्रेशर होता है, ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थ, जैसे बर्फ हो गया, नहीं, जैसे आपका मोम और घी हो गया, उनका आयतन बढ़ता है और इनका दाब जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं, इनका गलनांक होता है, माफ करेगा, इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ये भी क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाता है, क्या जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर जिन पदार्थ, जैसे बर्फ का आयतन घटता है, क्या करना, गर्म करोगे तो बर्फ का क्या होगी भाई, घटती रहेगी, क्या हो जाएगा, आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा, और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, दाब जो है, ठीक है, अगर आप दाब बढ़ाओगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका गलनांक जो है क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाता है, गलनांक जो है इसका घट जाता है, ठीक है। कि बात बांध की दीवारें नीचे मोटी क्यों बनाई जाती हैं, वाई आर दी walls of a dam made thinner at the bottom, नीचे से बांध की जो दीवारें होती हैं मोटी आपके होती हैं, किस कारण होती हैं, तो सिंपल सा याद रखिएगा, पूरा बता देता हूँ कि बांध की दीवारें नीचे की मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि पानी का दबाव गहराई के साथ जो है पड़ता है, यानी गहरा होगा, जितना बांध गहरा होगा तो उसका जो प्रेशर होता है, दबाव जो होता है वो ज्यादा आपका होता है, इससे बांध को मजबूत मिलता है और ये स्थिर रहता है, पानी के दबाव को सहन करने में से क्षमता आपकी मिलती है और टूटने से भी आपका बचता है, तो क्या होता है, बांध को मजबूत बनाया जाता है, बिल्कुल भाई, पानी के दबाव के कारण बांध अधिक स्थिर रहता है, नहीं भाई, तो कह सकते हैं कि बांध को मजबूत बनाने के लिए कह सकते हैं, नहीं, पानी के दबाव के कारण बांध अधिक स्थिर रहता है, द डैम ऑफ द रिमेन द स्टेबल ऑफ द ड्यूटी प्रेशर, वाटर प्रेशर, पर दबाव, पानी का दबाव गहराई के साथ बढ़ता है, पानी का दबाव गहराई के साथ बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ से करेक्ट होगा मैक्सिमम, मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर एक चीज की बात नहीं हो रही, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात हो रही है, साथ में हाइड्रोलिक प्रेस की बात हो रही है, और साथ में ही हाइड्रोलिक जो ब्रेक है, अब तो भाई हर एक जो नई गाड़ी आती है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक आपकी होती है, पर ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये भाई पास्कल के लॉ पर, क्या पास्कल के नियम पर क्या होती है, आधारित आपकी होती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है भाई, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटे जाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर जो है दाब क्या हो जाता है, प्रेशर जो है कम हो जाता है, क्या होता है, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या, बिल्कुल भाई ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। चलो जी, कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से दाब अधिक होने पर, भाई यहाँ पर आंसर साथ में ही है, ठीक है, यहाँ आंसर है क्योंकि कि दाब अधिक होने पर, दाब अधिक होने पर जो गलनांक होता है वो बढ़ जाता है, यानी दाब अधिक होने पर गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक के मुंह से खून निकलने लगता है, यह क्यों आपका होता है, देखिएगा, जहां आप जो है पहाड़ों पर ऊपर जाते रहोगे तो कभी कभी आपके नाक और मुंह से जो है खून आता रहता है, किसके कारण होता है, ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है, क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ये इस कारण आपका होता है, क्या होता है, इस कारण ये प्रक्रिया आपकी होती है, ठीक है। चलो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस कारण से हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। भाई किस कारण से हवाई जहाज में जो फाउंटेन पेन होता है उसकी स्याही क्या हो जाती है भाई, बाहर निकल जाती है। किस कारण? क्योंकि क्या होता है, क्यों होता है भाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। क्या ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। या ना जहां पर जो है ऊंचाई वाले स्थान होंगे, जैसे ऊंचाई वाला स्थान हो गया तो वहां पर जो है जो आपका पानी होता है, पानी का नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री होता है ना। ठीक है, ठीक है, पर जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहां पर जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी क्या हो जाता है, उबल जाता है। यानी 90-80 डिग्री पर भी आपका हो क्या हो जाता है, उबल जाता है। क्या जाता है, उबल जाता है। ये किस क्रिया के कारण होता है, ये होता है वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक जो है क्या होता है, घट जाता है। क्या, वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होता है भाई, जो क्वथनांक होता है भाई क्या होता है, जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में जो है decreases the atmospheric pressure, lower the boiling boiling point। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।